वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है इंटरफेरेंस बाय अ थिन फिल्म विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्पस। यहाँ से बिग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे अबाउट द इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस बेटा? इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा वेव जिनका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम हो और एक ही डायरेक्शन के अंदर सुपरपोज होती है तो एक न्यू वेव का फॉर्मेशन होता है, जहां पर कुछ पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड कम तो कुछ पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। इस फिनोमेना को हमने वहां पर नाम दिया था इंटरफेरेंस। इसकी टाइप्स की भी हम बात कर रहे थे, तो टू टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकेंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन दोनों को जो डिवाइड किया गया था वो अकॉर्डिंग टू द पाथ डिफरेंस डिवाइड किया गया था। हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तो वहां पे पाथ डिफरेंस कितना होता है एन लेमडा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात करें तो वहां पे पाथ डिफरेंस होता है 2n+1 लेमडा बाय 2। ठीक है, अब आज आप हेडिंग डालो इंटरफेरेंस बाय अ थिन फिल्म। इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म। अब देखो बेटा, यहाँ पे थिन फिल्म है क्या? जो आप बात कर रहे हो ना शॉप के बबल्स, साबुन के जो बबल्स है, या फिर आप बात कर रहे हो वाटर सरफेस पे ऑयल की ड्रॉप्स, ठीक है, इंटरफेरेंस शो करती है ना, ठीक है, उन्हीं थिन फिल्म के लिए हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर इंटरफेरेंस थिन फिल्म में आपके पास दो तरह से स्टडी करना है। कैसे? इट्स डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ थिन फिल्म। आपका जो थिन फिल्म है उसका शेप पैरेलल हो सकता है, ठीक है, और सेकंड आपका जो थिन फिल्म है वो आपका वेज शेप का हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। थिन फिल्म में पैरेलल शेप की क्या बात करोगे आप? अपर सरफेस और लोअर सरफेस एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। और हम वेज शेप की हम बात करें तो यहाँ पे दो ग्लास प्लेट को इंक्लाइन करें हम थीटा एंगल पे, ग्लास प्लेट्स को इस तरह से, दो ग्लास प्लेट इसको कंसिडर करो एक और इसको सेकंड कंसिडर करो, इस तरह से थीटा एंगल पे यदि हम इसको इंक्लाइन करें तो ये जो फर्स्ट है वो आपका अपर सरफेस कहलाएगा और ये जो नीचे वाला है वो लोअर सरफेस कहलाएगा। और बीच में यहाँ पर आपका एयर भी हो सकता है या फिर किसी तरह का आपका मटेरियल भी हो सकता है। तो यदि ये थिन फिल्म का शेप इस तरह से तो आप क्या बोलोगे उसे? वेज शेप, ठीक है। और थिन फिल्म में अपर सरफेस लोअर सरफेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दैट टाइम हम यहाँ बात करते हैं पैरेलल शेप थिन फिल्म, ठीक है। अब पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को हमें उठाना है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे पैरेलल शेप की, उसके बाद हम इस टॉपिक की बात करेंगे। बेटा इसके अंदर फर्दर हमें टू टाइप से इंटरफेरेंस का स्टडी करना है। हाउ? इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे और इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे। अब ये सब क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, अभी हम स्टडी करने वाले हैं, वहां पे सब कुछ समझ आएगा। बस अभी तो आपका मोटो क्या रहेगा, एक तो ये चार्ट बनाना है ताकि आपको डिफरेंसेस समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चंस राइट डाउन करने हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। तो यहाँ पर इस वाले टॉपिक के अंदर सब टॉपिक दो सब टॉपिक है। द फर्स्ट इज इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे एंड सेकेंड इज इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्रैक्टेड रे या फिर ट्रांसमिटेड रे, ठीक है। सेम आप जब वेज शेप का थिन फिल्म लोगे वहां पे भी इंटरफेरेंस दो तरह से स्टडी करना है, ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड रे एंड ड्यू टू द ट्रांसमिटेड रे, ठीक है। तो आप ये चार्ट बनाओ, चार्ट बनाने के बाद इसके जस्ट नीचे क्वेश्चंस राइट डाउन करो। सबसे पहले हम इस टॉपिक का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे की वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। अब देखो यहाँ पे टाइप शो नहीं कर रखा है कि जो आप थिन फिल्म लेकर चल रहे हो वो पैरेलल है या वेज है। यदि ये मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड होना चाहिए आपको थिन फिल्म कौन सा लेना है, पैरेलल वाला लेना है, क्लियर है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज जिस तरह से रिफ्लेक्टेड रे की वजह से इंटरफेरेंस आपको निकालना होता है, सिमिलरली ट्रांसमिटेड रे की वजह से भी इंटरफेरेंस निकालना होता है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? एक्सप्लेन इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसमिटेड रे। ओके, अब यहाँ पे भी मेंशन नहीं कर रखा ना टाइप, तो अंडरस्टूड है कौन सा? पैरेलल। एंड द लास्ट थर्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से क्या बनता है? हाउ इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन अ थिन फिल्म। आपको थिन फिल्म में इंटरफेरेंस को बताना है कि कैसे बनता है एंड शो दैट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड इंटरफेरेंस पैटर्न आर कॉम्प्लीमेंट्री। अभी हम स्टडी भी करेंगे कि किस तरह से रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट होते हैं और ट्रांसमिटेड रेज की वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट होते हैं वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये आपको शो करना है,
क्या शो करना है, दैट द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड इंटरफेरेंस पैटर्न आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के अपोजिट होता है। इट मीन इसमें आपको कंप्लीट डेरिवेशन सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो सबसे पहले आप ये लिखो, इसके बाद आप हेडिंग डालो इंटरफेरेंस बाय अ थिन फिल्म। थिन फिल्म आपका कौन सा रहेगा बेटा, पैरेलल। कर दें इसको इरेज, हेडिंग डालो इंटरफेरेंस बाय अ थिन फिल्म और ब्रैकेट में लिखना पैरेलल शेप। उसका शेप कैसा है, पैरेलल है। इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म, ठीक है। और आप इसमें लिख लो जो आपका शेप रहेगा वो क्या रहेगा, पैरेलल। तो करें शुरू। देखो सबसे पहले इंटरफेरेंस इन ए थिन फिल्म का स्टडी करा था यंग्स ने, जिसके बारे में हम इंटरफेरेंस के अंदर भी डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने क्या बताया कि जब आप थिन फिल्म के ऊपर जो लाइट रेज इंसिडेंट करते हो, देखो एक चीज और बोल देती हूँ मैं बेटा, इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले बेसिक टर्म का लेक्चर नंबर 2 ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर 2 बेसिक टर्म्स वाला वो लेक्चर जरूर अटेंड करना, क्योंकि वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन में जब रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो किस तरह से बैंड होती है, वो बहुत कंपल्सरी है। वो समझ आता है आपको तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में है पूरा डेरिवेशन, ठीक है। तो देखो यंग्स ने क्या बोला था कि जैसे ही आप थिन फिल्म पर रेज इंसिडेंट करते हो तो उस रेज का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। कैसे, इधर देखना, हमने यहाँ कंसिडर कर लिया एक पैरेलल थिन फिल्म। ये मैंने पैरेलल थिन फिल्म ले ली और इसकी थिकनेस मैंने डिफाइन कर दी बेटा विच इज स्मॉल टी, इधर लिखते हैं अपन। ये मैंने थिकनेस डिफाइन कर दी, कितनी है, स्मॉल टी है। एंड दिस इज द अपर सरफेस, ठीक है। और ये आप इसका लोअर सरफेस है, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा आपका, ठीक है। ये थिन फिल्म है। थिन फिल्म का मतलब दिमाग में आना चाहिए, शॉप के बबल्स हो सकते हैं या फिर ऑयल ड्रॉप्स हो सकती है, किस पे, वाटर के ऊपर। अब क्या करें, लाइट इंसिडेंट कर देते हैं, लाइट इन द फॉर्म ऑफ रे। आप क्या बोलोगे बेटा, लाइट इन द फॉर्म ऑफ रे। चलो डायग्राम अपन अच्छे से बनाते हैं, डायग्राम समझ आ गया तो फिर तो गेम ही सीखा ही है, डायग्राम का ही है। हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे P1 बता दिया मैंने, ठीक है। लाइट इंसिडेंट करनी है, चलो हमने ये लाइट रेज इंसिडेंट कर दी, ये लो मैंने एक लाइट रे इंसिडेंट कर दी। ये क्या है आपका, लाइट रे इंसिडेंट, लाइट रे। अब देखो ऊपर आपका क्या है, एयर, ठीक है। अंदर बीच में थिन फिल्म है, मतलब कुछ मीडियम है। फिर अगेन बाहर हम बात करें तो एयर है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का तो 1 होता है, ठीक है। और इसका मैंने म्यू डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो नाउ अब इंसिडेंट रे आपने अपर सरफेस पे रे इंसिडेंट कर रही है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा। दिस इज एंगल आई और रिफ्लेक्शन एंगल और इंसिडेंट एंगल सेम होता है तो मैंने इसको भी आई लिखा है, ठीक है। जैसे आपने इंसिडेंट करा तो इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। अब रिफ्रैक्ट देखो, आप एयर से मीडियम में जा रहे हो और मीडियम भी आपका क्या है, थिन फिल्म का है। इट मीन दिस इज डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में जाओगे तो आपका जो रे है वो रिफ्रैक्ट होगा टुवर्ड द नॉर्मल, होगा ना। आपका ये जो रेज है बेटा वो ऐसे जाना चाहिए था, बट ये क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, बैंड हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज एंगल आर, जिसे मैं रिफ्रैक्टेड एंगल बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ बेटा, रिफ्रैक्टेड एंगल, दैट इज क्लियर। अब देखो ये वाली रिफ्रैक्टेड रेज लोअर सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी, ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस नॉर्मल को मैंने नाम दे दिया C। अब इस पॉइंट के लिए ये इंसिडेंट रे है, अच्छे से सुनना, बात पकड़ आनी चाहिए तुम लोगों को। इस वाली सरफेस के लिए ये एज एन इंसिडेंट रे है। अब देखो ये रेज इंसिडेंट है तो इसी मीडियम के अंदर इसका कुछ पार्ट
रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ ये रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट होता है या फिर ट्रांसमिट हो जाता है। अब देखो आप डेंस मीडियम से एयर में जा रहे हो तो नॉर्मल, ये आपने सी नॉर्मल ड्रॉ कराना, तो बताओ नॉर्मल से कहाँ जाएगी, अवे, मतलब ये दूर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपका ट्रांसमिटेड रे, ये क्या है ट्रांसमिटेड रे। क्लियर है, पहले डायग्राम समझना, उसके बाद में थ्योरी आपको पूरा कंप्लीट लिखवाऊंगी। अब सुनो, ये जो रे यहाँ पर अपन ने इंसिडेंट करी थी, ठीक है, ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर, और एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम होता है तो इसको भी मैंने आर से रिप्रेजेंट करा है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पहुंचती है, रिफ्लेक्टेड रे अपर सरफेस के किसी एक पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, इसे हमने P2 नाम दे दिया। अब यहाँ पर भी हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो जैसे ही इस पॉइंट पे गई तो अगेन ये रे इंसिडेंट रे है, अभी यहाँ पर ये रे इंसिडेंट रे है, तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा, इसी के अंदर आगे डिफाइन कर रही हूँ बेटा, इसका कुछ पार्ट क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्ट होगा। ये कुछ पार्ट इस रे का रिफ्लेक्ट होगा और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा या ट्रांसमिट हो जाएगा, जो कि बाहर निकल जाएगी। इस तरह से रिफ्लेक्ट रे आपकी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया R1 और इसको नाम दे दिया मैंने R2। बात पकड़ आई, इंसिडेंट करा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्रैक्ट हुआ। ये रिफ्रैक्टेड लोअर सरफेस के लिए इंसिडेंट का काम कर रही है। जैसे ये इंसिडेंट हुई तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, तो ट्रांसमिट नीचे आ गया। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टेड रे अपर सरफेस के लिए वापस इंसिडेंट रे का काम करेगी, तो ये यहाँ पहुंच गई। ठीक है, अब इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, तो रिफ्रैक्शन रे इस तरह से आपकी बाहर निकल गई, विच इज R2। ठीक है, अब देखो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, ये कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, ये आप डिफाइन कर देना है ना, ये कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर ये अगेन लोअर सरफेस के लिए किसका काम करेगी, इंसिडेंट रे का काम करेगी। करेगी नहीं करेगी, करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से अवे ट्रांसमिट हो जाती है और इसका कुछ पार्ट अगेन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस इस सरफेस पे चलती रहती है, लोअर सरफेस पे और अपर सरफेस पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चलता रहता है। ठीक है, आपने चीज नोटिस करी है कि इसका जो अपर सरफेस है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिफ्लेक्टेड रेज आगे मिलकर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। ठीक है, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पढ़ना होता है इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे, और इसका जो लोअर सरफेस है वो ट्रांसमिटेड रे को शो करता है, ट्रांसमिटेड रे को शो करता है, और ये रेज आगे मिलकर नीचे से इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर सेकंड बी पार्ट पढ़ना है, इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड रे। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कहाँ से हो रहा है, ट्रांसमिटेड रेज की वजह से हमें इंटरफेरेंस लोअर सरफेस से स्टडी करना है और अपर सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न शो करना है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है कि ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और ये ट्रांसमिटेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल होगी, और ये फिनोमेना आगे और चलता जाएगा। बट हम इतना आगे समझ रहे हैं क्यों, यही से हमारा कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपर पार्ट से रिफ्लेक्शन का हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, ये डायग्राम बनाओ। ओके, तो सबसे पहले आप इसका इंट्रो लिखिए। एग्जाम में आपको किस तरह से इसको लिख कर आना है, आप सबसे पहले लिखोगे इंट्रो। इंट्रो में आपको क्या लिखना है, यंग्स was able to explain the phenomena on the basis of interference in a thin film। थिन फिल्म से इंटरफेरेंस पैटर्न को किसने एक्सप्लेन किया, यंग्स ने एक्सप्लेन किया। एंड अकॉर्डिंग टू यंग्स ही ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ थिन फिल्म पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट की जाती है, थिन फिल्म लाइक द बबल्स ऑफ शॉप एंड ऑयल ड्रॉप्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, देन इट्स सम पार्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अपर सरफेस। अपर सरफेस से आपने देखा ना डायग्राम में किस तरह से अपर सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है of the thin film, and the some part of rays transmitted from the lower surface of the bubble या फिर lower surface of the thin film। ठीक है, so in this case interference occurs due to, the first is due to the reflected ray and the second is transmitted ray। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें रिफ्लेक्टेड रे की वजह से इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे। तो आप इसी के जस्ट नीचे डालिए इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ और इसका डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ इधर साइड में, और उस डायग्राम की थ्योरी भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, देखो अब क्या करें, अभी जो प्रीवियस अभी इससे पहले हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, यहाँ पे 2 कलर पेन यूज में ले लेती हूँ मैं ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। क्या कर रहे थे बेटा, वहाँ पे हम थिन फिल्म लेकर चल रहे थे, थोड़ा नीचे बनाती हूँ ये थिन फिल्म ली थी हमने,
इसकी जो थिकनेस है वो है T, और ये है अपर सरफेस, ये क्या है बेटा, अपर सरफेस, और ये है आपका लोअर सरफेस, ठीक है। और ऊपर आपका है एयर, और यहाँ पे मीडियम है और नीचे भी क्या है, एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और इसमें मैंने म्यू रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉर्मल ये हमने अपर सरफेस पे ड्रॉ कर दिया। अभी क्या करना है, लाइट इंसिडेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ रे। तो सबसे पहले हमने ये एक लाइट इंसिडेंट कर दी इन द फॉर्म ऑफ रे। ये क्या है बेटा आपका इंसिडेंट रे, क्या है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। अब देखो आपने ये इंसिडेंट करी है तो इसका एंगल, इंसिडेंट एंगल मैंने आई रिप्रेजेंट कर दिया। अब जैसे आपने इंसिडेंट करी है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, यस वेरी गुड, रिफ्लेक्ट होगा, तो ये इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। और रिफ्लेक्शन का रूल क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। तो मैंने दोनों एंगल को आई रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस इंसिडेंट रे का कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। अब वो रिफ्रैक्ट कैसे होगा, एयर से आप डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो नॉर्मल की, देखो ऐसे तो आपका ऐसे जाना चाहिए था, बट इस नॉर्मल को आपने पॉइंट देना है P1, ठीक है। इस नॉर्मल की टूवर्ड बैंड होगा, ये इस तरह से नॉर्मल की टूवर्ड बैंड हो गया, ठीक है। दिस इज रिफ्रैक्टेड, तो इसको मैंने एंगल यहाँ पे बना दिया स्मॉल r। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पहुंची, लोअर सरफेस पे पहुंची। लोअर सरफेस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, लो भाई हमने नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये रेज कहाँ पहुंची, अब रिफ्रैक्ट होके बैंड होके कहाँ पहुंच गई, आपका लोअर सरफेस पे पहुंच गई। अभी जैसे लोअर सरफेस पे पहुंची, सी नाम दे रही हूँ मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये एंगल आर है, अल्टरनेट एंगल से आप इसको भी क्या बोलोगे, आर बोलोगे। ये आपका नॉर्मल है, इसको मैं बेटा इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये इंसिडेंट रे लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, ये लो भाई इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट मैंने ब्लू पेन से शो करा है, ठीक है। और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट होगा। अब देखो डेंसर से एयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, नहीं जाएगी, जाएगी ना। एंड दिस इज ट्रांसमिटेड रे, ये क्या है आपका ट्रांसमिटेड रे। बनाते जाओ आप भी। अब देखो ये रे कहाँ पे जाएगी, अपर सरफेस पे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है पहुंच गई अपर सरफेस पे किसी एक पॉइंट P2 पर, ठीक है। अपर सरफेस पे आ गई। अब इस अपर सरफेस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये लो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब इस इंसिडेंट रे का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा ना, तो ये कुछ पार्ट इसी मीडियम के अंदर वापस रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और देख लो वापस, ये एंगल आपका आर है, ये आर, ये एंगल भी आपका क्या रहा आर, और ये एंगल भी आपका क्या रहा आर, ठीक है। और कुछ पार्ट इसका बाहर निकल गया, और कहाँ से, डेंसर मीडियम से इसमें क्या बोलते हैं एयर के अंदर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड दिस इज R1 रे एंड दिस इज R2 रे, और आप इनको क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रेज। ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रेज, मार्कर से निकल गई, क्लियर है। हाँ बताओ कोई डाउट। और इंसिडेंट रे को हमने S नाम दे दिया, ठीक है। अब इसका कुछ जो पार्ट वापस अगेन रिफ्लेक्ट हुआ था वो आगे जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट ट्रांसमिटेड वाले के अंदर कवर कर लेंगे। अभी तो मुझे केवल मतलब है अपर सरफेस वाले पार्ट से विच इज रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नाउ अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इन दोनों रेज के पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। हम यहाँ बात करें तो P1R1 और P2R2 बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। बट इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों के टाइप भी स्टडी कर लेंगे। तो ये डायग्राम बनाओ और इसकी थ्योरी में आपको लिखवा देती हूँ कि आपको थ्योरी में क्या लिखकर आना है। सो नाउ डायग्राम की थ्योरी देख लेते हैं हम। देखो in this we consider a transparent thin film parallel of thickness T, इसकी thickness क्या है T, and the refractive index is mu. A ray as P1 incident on upper surface of thin film is partially reflected along P1R1। देखो ये P1R1 reflected ray को शो कर रहा है, and partially refracted along P1C1, ठीक है, partially refracted along P1C1. Now P1C1 is incident ray for a lower part of thin film। अब ये जो lower part है इस thin film का, इसके लिए ये incident ray की तरह behave करेगा। and reflect along C1P2, ये C1P2 के along reflect हो जाएगी, and finally emerge out along P2R2। देखो जैसे ये रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट P2 के लिए अगेन इंसिडेंट रे का काम करेगी, तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और वो
बाहर निकल जाएगी, ठीक है। हियर P1 R1 एंड P2 R2 पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल रहेगी। नाउ वी कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन बोथ रेस। अब हमारा टारगेट है कि हमें इन दोनों रेस के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमारा ये जो रोल रहेगा इसमें अपर पार्ट का ही यहाँ पर रोल रहेगा। सो हाउ वी कैलकुलेट पाथ डिफरेंस? फॉर दिस वी ड्रॉ a perpendicular from perpendicular। देखो इसके लिए हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट P2 से, कहाँ पे, इस पे P1 R1 रे पे, ठीक है। इस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया P2M। सो नाउ फॉर दिस वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर P2M ऑन P1 R1 रे। इसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस कैसे लिखोगे आप? इसको मैं डेल 1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पाथ डिफरेंस यहाँ पर होगा, देखो डेंसर मीडियम में कितना पाथ ट्रेवल कर रही है उसमें से हमें माइनस करना है एयर मीडियम का। तो डेंसर मीडियम की मैं बात करूँ तो कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है, P1 C1 प्लस C1 P2। डेंसर मीडियम ये वाला है ना बेटा आपका, P1 C1 प्लस C1 P2, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है डेंसर मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, विच इज म्यू, माइनस ये एक्स्ट्रा पार्ट। देखो ये और ये तो पैरेलल है एक दूसरे से, तो ये और ये पार्ट बराबर होगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, ठीक है। सो हमें माइनस करना है एयर में जो एक्स्ट्रा पार्ट है विच इज P1M, और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसको मैंने -1 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली पार्ट डिफरेंस आपका ये निकल कर आ रहा है। बट बेटा अभी हमें ये नहीं पता कि P1 C1 क्या है, C1 P2 क्या है और P1M क्या है। तो अपना टारगेट क्या रहेगा, इनको कैलकुलेट करना, और बाय द ट्रिग्नोमेट्री हम इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? इधर देखो आप कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं P1 C1 एंड P2 C1, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो नॉर्मल है इसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ, इस नॉर्मल को मैं आगे बढ़ा रही हूँ बाय द ब्लू पेन। इस नॉर्मल को मैंने आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे नाम दे दिया N, एंड दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। और यदि मैं इसका ट्राइंगल बनाऊं तो मेरे पास बेटा ट्राइंगल ये है P1N, और 90 डिग्री यदि मैं ड्रॉ करूंगी, ये आप अभी जैसे अपन ने डायग्राम बनाया तो उसमें थोड़ा सा ऐसे बन रहा है बोर्ड पे, ठीक है, बट आप अच्छे से इस पर ड्रॉ करना। और ये रहा आपका C1, और ये एंगल है आपका R, और ये एंगल है आपका 90 डिग्री। लगा दे ट्रिग्नोमेट्री। हाउ वी अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री? बेटा मैं यहाँ से कोस R की बात करूँ तो क्या होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, विच इज P1C, ठीक है, विच इज P1C। और ऊपर क्या आता है, ऊपर बेस क्या है आपका NC, और NC दिस इज अ परपेंडिकुलर। तो ये तो बेटा थिकनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो P1C आपका कितना हुआ, NC इज डिवाइड बाय कोस R, और NC को तो मैं स्मॉल t लिख सकती हूँ बिकॉज इट रिप्रेजेंट थिकनेस, दिस इज डिवाइड बाय कोस R, ठीक है। सिमिलरली देखो अब P2C निकाल ले, क्या निकालना है अपने को, हाँ P2C निकालना है, तो P2C भी निकाल लेते हैं। कैसे? ये आपका 90 डिग्री और ये आपका R एंगल है, ठीक है, और ये आपका N है, ये आपका P2 है, और ये आपका C है, ठीक है। तो अगेन कोस R आप क्या बोलोगे बेटा, कोस R इक्वल टू P2 कोस R, बेस इज इक्वल टू, बेस इज डिवाइड बाय 2 हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला विच इज P2C। तो बेटा यहाँ से P2C मेरा कितना आ रहा है, NC को तो मैं T लिख दूँ ना, तो T इज डिवाइड बाय कोस R। बताओ आया नहीं आया? और ये दोनों सेम है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम बोल सकते हैं ना कि हमारे पास जो P1C है वो किसके बराबर है, P2। तो ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए, बट अभी तो P1M नहीं पता। नाउ P1M कैलकुलेट करते हैं। नाउ P1M हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब P1M हम कैसे कैलकुलेट करें? P1M को कैलकुलेट करने के लिए मैं ट्राइंगल P1M P2 पर चल जाती हूँ। हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करें? देखो ये 90,
ठीक है, और ये एंगल आपका आई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाओ साइन आई की मैं बात, क्या होगा, नॉर्मल के सामने आपका ये हाइपोटेन्यूस विच इज P1 P2, ठीक है, और नॉर्मल आपका क्या रहेगा, 90 के सामने वाला, मतलब 90 के पास, मतलब ये आपका एंगल है आई, तो ये बना आपका बेस, मतलब P1M, क्या रहेगा, P1M, ठीक है। अब देखो यहाँ से P1M भी तो निकालना है मुझे, अरे आ गया ना, P1 P2 साइन आई। अब देखो यहाँ पे P1M, P1 P2 क्या है आपका, P1 P2 इज द सम ऑफ P1 N प्लस N P2, है या नहीं, है ना, और दिस इज साइन आई, और इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है, कैसे कैलकुलेट करी है, नहीं करी कैलकुलेट, तो कर लेते कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करें, मेरे पास ये है बेस, अभी तो मैंने टेन थीटा यदि मैं अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, यस कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर देखो कैसे कैलकुलेट करें, P1N बाय द ट्राइंगल P1C1 और N, ठीक है, P1C1 और N, ये आपका बच्चा 90 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है, और ये है आपका R1, तो टेन आर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, देखो टेन आर इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ठीक है, टेन आर इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज बेस, तो नॉर्मल, ठीक है, तो ये आपका क्या बना बेटा, नॉर्मल इज डिवाइड बाय बेस, ये होता है ना टेन थीटा, देखो कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूज हो जाता है, हाँ L बाय ए, सो L बाय ए आपका क्या निकल कर आ रहा है, NC1 इज डिवाइड बाय P1N, ठीक है, NC1 को तो मैं NC1, हाँ P1N इज डिवाइड बाय NC1 कितना है आपका T, तो यहां से P1N में बोल सकती हूँ विच इज T10R, ये आ रहा है, कितना आ रहा है, T10R, ठीक है। अब आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, तो P1N किसके बराबर है, NP2, ये अभी डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा है, बट जब आप ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखना, आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, तो आप इसको भी क्या बोलोगे इसको, दिस इज ऑल्सो T मल्टीपल 10R, तो P1M आपका कितना आया, P1M है ये और ये, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 2T10R और इट्स मल्टीप्लाई बाय साइन आई को भी अपन लिख लेते हैं, कैसे, स्नेल लॉ अप्लाई करो, स्नेल लॉ क्या बोलता है, स्नेल लॉ फॉर दिस म्यू इक्वल टू साइन आई इज डिवाइड बाय साइन आर, क्योंकि 10 अपने आर की फॉर्म में है, तो साइन आई को बेटा मैं लिख दूं यहाँ पे म्यू साइन आर, लिख सकती हूँ ना, ठीक है, और इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, अभी कर लेंगे, पहले अपन क्या करते हैं, हम वो जो डेल की वैल्यू थी उसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, और P1C इधर लिख लो, P1C है आपका T अपॉन कोस आर, P2C है आपका T अपॉन कोस आर, ये दोनों वैल्यू चाहिए बेटा मेरे को, ठीक है, और इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो P1M मेरा आ रहा है, यहाँ पे P1M आ रहा है 2T10R, और साइन आई को मैं लिख रही हूँ म्यू साइन आर, बच्चा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, P1M इक्वल टू 2T, 10 को मैं क्या लिखूँ, 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन बाय कोस लिख सकती हूँ ना, तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर लो, इसको लिख लो आप साइन आर इज डिवाइड बाय कोस आर, इट्स मल्टीप्लाई बाय म्यू, और ये रहा आपका साइन आर, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है P1M की। सो नाउ आपके पास डेल वन क्या था बेटा, डेल वन था P1C1 प्लस C1 P2, इसको हमने म्यू से मल्टीप्लाई करा था, एंड इसमें से मैंने माइनस करा था P1M को, कर दे पुट वैल्यूज, डेल वन P1C1 क्या है, T अपॉन कोस आर, ओके, प्लस C1 P2, अच्छा ये भी T अपॉन कोस आर ही आया था, और म्यू है म्यू, ठीक है, माइनस P1M विच इज 2T साइन 2T म्यू साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर, बच्चे ये एक्सप्रेशन आ रहा है, क्या आपके भी यही आ रहा है, इसको आगे सिंप्लीफाई करें, 2T कोस 2T म्यू बाहर निकाल लो और कोस आर निकाल लो, ठीक है, म्यू भी मैं बाहर निकाल लें, तो आपके पास अंदर क्या बचा, ये क्या है आपका 2T कोस आर म्यू, तो 1 ही तो बचा, माइनस
2t म्यू कोस आर, तो साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, क्या बोलते हो बेटा, कोस स्क्वायर आर, तो 2t म्यू कोस आर इट्स मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर आर, तो 2t म्यू कोस आर, दिस इज फेज डिफरेंस, दिस इज सॉरी पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस, बट दिस इज नॉट करेक्ट पार्ट डिफरेंस। अब ये सोच रहे होंगे कि इतनी माथा फोड़ी करके तो हमने ये वैल्यू निकाली है, फिर आप बोल रहे हो कि ये करेक्ट पार्ट डिफरेंस नहीं है। देखो क्यों नहीं है ये भी मैं बताती हूँ, बट दिस इज नॉट करेक्ट पाथ डिफरेंस, इट इज ओनली एपीरियंट, ये केवल हमें दिखाई देता है, ये करेक्ट पार्ट डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स कैलकुलेट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी यूज में लेनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू स्टोक लो, पहले लिखो आप, मैं बताती हूँ फिर आपको, STO, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लो, if deflection from surface of denser medium, there are path difference of लैम्डा बाई 2। देखो क्यों, ये जो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस हमने कैलकुलेट करा है ना, ये केवल हमें दिखाई देता है, एक्चुअल में ये होता नहीं है। इसको कैलकुलेट करते हैं बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टोक रूल के थ्रू हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टोक, जब डेंसर मीडियम की सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पे एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस होता है विच इज द लैम्डा बाई 2। तो आप यहाँ पे एक्यूरेट या करेक्ट पार्ट डिफरेंस क्या लिखोगे, माइनस लैम्डा बाई 2। डेल वन की वैल्यू पुट कर दो, डेल वन कितना है आपका 2t म्यू cos r माइनस का लैम्डा बाई 2, एंड दिस इज द करेक्ट पार्ट डिफरेंस फॉर रिफ्लेक्टेड रे। दिस इक्वेशन represent path difference of reflected रे। तो आपका एक टारगेट पूरा हो गया। अब यहीं पे बेटा हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरह के इंटरफेरेंस है, उनका स्टडी कर लेते हैं। यहां तक लिखो पहले। देखो अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, फर्स्ट हम बात करें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है बेटा, एन लैम्डा। तो आप क्या बोलोगे, डेल इक्वल टू एन लैम्डा। तो पुट कर देते हैं, डेल की वैल्यू 2t म्यू cos ऑफ r माइनस का लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा। इफ वी सिंप्लीफाई 2t म्यू cos ऑफ r इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। मैं इधर लैम्डा बाई 2 को लेकर आ रही हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ लैम्डा कॉमन लेके n प्लस हाफ, ठीक है। 4 n इक्वल टू 0 1 2 इंटीजर नंबर, 4 इंटीजर नंबर, ठीक है। ओनली यहाँ पर हम इंटीजर्स ही यूज में लेते हैं। आप क्या बोलोगे, द पार्ट डिफरेंसेस 2 म्यू t cos ऑफ r इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा। बताओ कोई डाउट नहीं है। दिस इज पार्ट डिफरेंस this is part difference of constructive interference। समझ आया। here bright fringes, show in pattern। इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंसेस शो होती है, क्लियर है। अब एक और टाइप है अभी तो अपने पास डिस्ट्रक्टिव, वो भी कर लो। सेकेंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या होता है बताओ, इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो
तो पुट कर दें म्यू की वैल्यू विच इज 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर माइनस लैम्डा बाई टू इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई टू। लैम्डा बाई टू को मैं इधर ले जाऊँ तो 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इक्वल टू लैम्डा बाई टू को इधर लेकर आओगे तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई टू माइनस माइनस प्लस का 1 या फिर लैम्डा बाई टू। लैम्डा बाई टू हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा 2n प्लस 2, लैम्डा बाई टू मैंने कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो n प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर आपके पास आ रहा है n प्लस 1 लैम्डा। अब देखो n क्या है, इंटीजर, तो n प्लस 1 इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। तो सो वी राइट हियर n इक्वल टू n प्लस 1, दैट्स वाई 2 म्यू टी कॉस आर किसके बराबर है बेटा आपके पास, बताओ, कोई डाउट नहीं है। दिस टाइम n इक्वल टू 0 टाइम 1 2 3 पुट करके देखना, n इक्वल टू 0 पे आपके पास 0 आएगा। इट मीन दिस टाइम डार्क फ्रिंजेस शो इन इंटरफ्रेंस पैटर्न। अब देखो रिफ्लेक्टेड का आपको समझ आ गया ना, ट्रांसमिटेड का आप खुद से ट्राई करना, सेम वही प्रोसेस है। दोनों ट्रांसमिटेड रेज यहाँ पे आई, यहाँ पे ट्रांसमिट होगी, दोनों ट्रांसमिटेड रेज की पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना और वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन अप्लाई कर देना। तो ट्रांसमिटेड रे के लिए भी हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से एक थिन फिल्म के लिए हमने रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से पार्ट डिफरेंस या फिर इंटरफ्रेंस पैटर्न देखा। कंस्ट्रक्टिव में तो हमें क्या बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंजेस फाइंड आउट हो रही थी, डिस्ट्रक्टिव में हमें डार्क फ्रिंजेस फाइंड आउट हो रही है। कीप इन माइंड, ध्यान रखना रिजल्ट को कि रिफ्लेक्शन के अंदर जब हमने देखा रिफ्लेक्शन रेज में कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट और डिस्ट्रक्टिव में हमें डार्क फ्रिंजेस फाइंड आउट होनी, बिकॉज हमें अभी ट्रांसमिटेड रेज की वजह से कैलकुलेट करना है और प्रूफ करना है कि इनका रिजल्ट और इसका रिजल्ट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो वो रिजल्ट्स तो ध्यान रहना चाहिए ना, तभी तो अपन बोल पाएंगे कि यस ट्रांसमिटेड रेज की वजह से जो इंटरफ्रेंस हमें मिल रहा है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है किसका, अपना फर्स्ट जो रिफ्लेक्टेड रेज का है। तो एक बार इसको जल्दी से लिख लेना, प्रॉपर एक बार रिवाइज कर लेना, रिकॉल कर लेना, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट कर देना। थैंक